नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक्स का। हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप सबको याद होगा, भूले नहीं होंगे आप। कल इसका पार्ट ए का मैंने वीडियो अपलोड किया था, किया नहीं किया था पार्ट ए का। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते कैसे थे। सबसे पहले तो हमने यह जाना था, तो हमने ये देखा था कि जब एक देश दूसरे देश के साथ में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है, तो जनरली वो जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में होता है। तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जिस स्टेटमेंट में, जिस बुक में, जिस जगह पर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बीओपी कहते हैं। यहाँ तक हम समझिए थे। ये सामान्यतः डॉलर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको बनाता है। पूरी दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रखता है। यहाँ तक हम चीज़ें काफ़ी हद तक समझ चुके थे। फिर हमने इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल करंट अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर मैंने बताया था इसका एक और सेकंड जो इसका अकाउंट था वो था कैपिटल अकाउंट। और इसका जो थर्ड पार्ट था दोस्तों, वो था एरर एंड ओमिशन, भूल चूक लेन देन कहते हैं ना अपन देसी भाषा में, गाँव की भाषा में। तो ये वही है एरर एंड ओमिशन। कोई चीज़ छूट गई, कोई चीज़ त्रुटि होगी, तो उसको कहाँ पे फिर लिखेंगे, तो इसको अलग से यहाँ लिखेंगे। कल हमने करंट अकाउंट पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था इसके दो पार्ट थे, दो कंपोनेंट थे ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट का। एक तो ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट बेसिकली विजिबल होता है, जो देखने वाली जो गुड्स होती है ना, उसमें लेन देन को क्या कहते हैं, ट्रेड अकाउंट कहते हैं। दूसरा था इनविजिबल, जहाँ पर पैसे तो आ रहे जा रहे हैं, लेकिन चीज़ों का आदान प्रदान नहीं हो रहा। जिस सर्विस में, जिस पहले हम इसको देखते, तो ट्रेड अकाउंट में क्या होता है, वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। कुछ गुड का एक्सपोर्ट होगा, जैसे हम हो सकता है हम यहाँ से है ना गेहूँ चावल बेच रहे हो, कुछ चीज़ों का हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, जैसे कि कार वगैरह, ऐसा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे तो हमको पता था कि हमारा देश से जो एक्सपोर्ट कम होता है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर कम है, इंडस्ट्री जो हमारा यहाँ पर कम है। कहीं ना कहीं हमारे देश में बिजनेस के प्रति थोड़ी सी गन्ना का भाव भी है। यहाँ पर बिजनेसमैन को क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। तो वो चोर वाली मानसिकता से क्या होता है, यहाँ पर हमारे देश में इंडस्ट्री की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये हमने देखा था ट्रेड अकाउंट में नेगेटिव होता है हमेशा, जिसको हम क्या कहते थे, ट्रेड डेफिसिट कर दिया करते थे। इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने बताया तीन चीज़ें थी। सर्विस सेक्टर, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का, कॉल सेंटर का इनका काम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर इनका सर्विस सेक्टर का भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। दूसरा इसमें था इनकम। इनकम के तीन एग्जाम्पल थे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। ये सब मैंने कल डिटेल में बताया था, अब आज मैं नहीं बता रहा इसको। थर्ड इसका पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था ट्रांसफर में सिंपल क्या आ सकता है, जैसे कि गिफ्ट आ गया। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, कोई दान कर दिया हमारे देश को, किसी ने गिफ्ट दे दिया इसका। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जो इंडियन बाहर जॉब करते हैं, वो अपने घर में अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया कौन सा नंबर पर था बताओ रेमिटेंस में? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडियन घर पर पैसा भेजते हैं, तो हम नंबर 1 पे हैं। बहुत कम जगह पर इंडिया नंबर 1 पे है इसमें, लेकिन रेमिटेंस में नंबर 1 पे है, इसलिए एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये कौन बताता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, अब हम इतना भी जानते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा मजबूत है। बेंगलुरु में देखो कितना नाम है, दुनिया में नाम है बेंगलुरु का। तो इसलिए सर्विस सेक्टर हमारा पॉजिटिव रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पैसे कमा के लाते हैं। इनकम में मोटा मोटी हम नेगेटिव रहते हैं, थे मैंने बताया था। ट्रांसफर में हमको पता है, गिफ्ट हम इंडियन क्या गिफ्ट देंगे, फॉरेन से हमको गिफ्ट आता है, डोनेशन भी आता है, रेमिटेंस भी आती है। तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव था। लेकिन ये तीनों पॉजिटिव मिलके, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके ओवरऑल ये इनविजिबल अकाउंट में क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव कम था, मतलब यहाँ पर हम पैसा कम कमा रहे हैं, लेकिन ट्रेड अकाउंट में ज़्यादा दे रहे हैं, गड्ढा ज़्यादा है नेगेटिव का। तो नेगेटिव पॉजिटिव तभी नहीं बढ़ पाएगा, तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो इसको कहते थे करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है, चालू खाते में घाटा है, मतलब यहाँ से पैसा जा रहा है, तो ऐसा लंबा टाइम थोड़ी चल पाएगा। इसकी भरपाई कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। तो कहाँ से करेंगे, तो फिर कैपिटल अकाउंट से करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने रिवाइज कर दिया, कल हमारा करंट अकाउंट का बात पूरी। ये देखो इसकी डेफिनेशन, फिर ये आरबीआई मेंटेन करता है, जो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन करता है। बीओपी को डॉलर में दिखाते हैं। प्रिंसिपल रूप से बीओपी जीरो क्यों होता है, मैंने बताया था। बीओपी पॉजिटिव होते ही पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा फॉरेक्स में। और बीओपी नेगेटिव होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेक्स से आएगा। मतलब बीओपी तो ओवरऑल क्या होता है, बैलेंस ही रहता है। क्या रहता है, बैलेंस ही रहता है। जो चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, वो फॉरेक्स में होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में होता है।
दुनिया का बीओपी जाहिर सी बात है जीरो होगा। क्यों होगा ये सबको पता है। वही मैंने दुकानदार का एग्जाम्पल दिया था, हम दुकानदार के पास गए सामान लेने में, ठीक है, ये शॉपकीपर है, मैंने इसको 100 रुपये दिए, ठीक है, तो मेरे जेब में 100 रुपये गए नेगेटिव हुए, लेकिन इस दुकानदार के जेब में गले में 100 रुपये गए पॉजिटिव में, दोनों तो ओवरऑल जीरो है ना, कोई नोटों की संख्या थोड़ी बढ़ गई। ऐसे बैलेंस पे पेमेंट का एक देश ने दूसरे देश को माल एक्सपोर्ट किया तो यहाँ हमारे यहाँ पर पैसा आया तो पॉजिटिव, उसी उतना ही पैसा उस देश में नेगेटिव में जाएगा, दोनों बैलेंस करेंगे तो जीरो ही होगा। तो पूरी दुनिया का जो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पूछते हैं एग्जाम में कि पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसे तो जीरो होता है भाई। 2 एंट्री होगी, पैसा आएगा तो पॉजिटिव में आएगा और जो जाएगा डेबिट होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, आएगा तो क्रेडिट लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। फिर इसके बाद में मैंने बीओपी जो फॉरेक्स का गेम बता दिया था आपको, इसमें तो कोई वो है ही नहीं कुछ भी दिक्कत। फिर इसके बाद में बीओपी का हमने जो स्ट्रक्चर देख ली थी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। करंट अकाउंट का पहला पार्ट ट्रेड अकाउंट, जिसको हम विजिबल भी कह सकते हैं, इनविजिबल अकाउंट, जिसमें गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। इनविजिबल में 3 भाग, एसआईटी, सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, इनकम में 3, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड, रेमिटेंस में 3, ट्रांसफर में रेमिटेंस, डोनेशन और गिफ्ट। अब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। कल ये चालू खाते का घाटा हमने डिटेल में पढ़ लिया था पूरी कहानी, हमने देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया में हमेशा से क्या रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास चीज़ें बनती नहीं है। हम चाइना से मंगा रहे हैं, सोचो हमारे घर में टीवी का की Xiaomi की, मोबाइल हम किसका वापरते हैं, चाइनीज वापरते हैं, MI का। हमारे पास दिवाली की झालरें, दिवाली के पटाखे तक चाइना से आते हैं, गणेश जी बन के तक चाइना से आ रहे हैं, हम बना नहीं पा रहे ना, हम तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे जब हम बनाएंगे नहीं तो। हम तो केवल कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का जरूर एक्सपोर्ट कर दिया करते हैं, गेहूँ का, चावल का वगैरह का, नहीं तो बाकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना मजबूत नहीं, कमजोर नहीं, चाहे डिफेंस आइटम हो, हम सब क्या करते हैं, इम्पोर्ट ही करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव रहेगा, पैसा जाएगा। इसको कहते हैं, क्या कहते थे इसको क्या कहते थे, ट्रेड डेफिसिट कहते थे, व्यापार घाटा। तो इंडिया में क्या हमेशा से आज़ादी की बात से क्या रहा है, ट्रेड डेफिसिट रहा है। अंग्रेज से निपटा के गए इस देश में इंडस्ट्री कि कभी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस से मजबूत हो या ही नहीं होता। तो हमारे देश में पॉलिसी हमेशा क्या, आप लोगों को तो फिर मैं बताने की जरूरत नहीं है, बिजनेसमैन को क्या कहते हैं यहाँ पे, चोर कहते हैं, चोर। एक गाँव में तो आप लोग देख लो, कस्बों में कहीं भी रहते हो, बिजनेसमैन की प्रत्येक हमेशा से पैसे वालों की पड़ती है। हमारे देश में घटना की भावना है, ऐसा नहीं है वैसा बने, मार्क जुकरबर्ग की तरह बनना चाहते हैं अमेरिकन, या स्टीव जॉब की तरह, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो क्या हमारा थोड़ा सा अडानी या अंबानी या कोई भी हो, इसको एक नेगेटिव में चोर की दृष्टि से देखते हैं। फिर हमने इसकी एक रैंकिंग देखी थी कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं कंट्री वाइज, तो सबसे ज़्यादा करते हैं चाइना से, सेकंड नंबर पर हम इंपोर्ट करते हैं UAE से। ये रैंक याद रखना दोस्तों, पहले नंबर, दूसरे नंबर पूछते हैं, थर्ड नंबर पर US से। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका को, सेकंड नंबर पर UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दोनों जगह कॉमन है, थर्ड जगह पर चाइना है। तो ये रैंकिंग तीनों देशों की ये हमको याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद मैंने बता दिया था ट्रेड डेफिसिट का कारण क्या है। भाई ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है, जब होगा जब एक्सपोर्ट तो हो कम, इंपोर्ट हो ज़्यादा, सीधी सी बात है। एक्सपोर्ट हो कम, इंपोर्ट हो ज़्यादा, तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट ऐसा है जो जरूरी है, क्रूड ऑयल है, इसको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। गोल्ड हमारे देश में खूब इंपोर्ट होता है, और हमारे देश नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, तो इसका बनाने की मशीनरी चाहिए, तो कैपिटल गुड्स को हमको खरीदना पड़ता है विदेशों से, फॉरेन से, और भी कई सारे। इसमें फिर ये भी आ जाएगा एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, वो भी रीजन आएंगे। हालांकि ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जाम की बात है, लेकिन उसको हम कभी बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर इंडिविजुअल अकाउंट, अदृश्य शेष खाता, जिसके 3 पार्ट थे, सर्विस, इनकम, ट्रांसफर। ये वाला बात याद रखना, रेमिटेंस वाला बात दोस्तों, इससे एग्जाम में पूछा जाने की संभावना प्रबल रहेगी। चालू खाता का मैंने बता दिया था भाई, जो विजिबल में जो घाटा ज़्यादा है वो इनविजिबल नहीं भर पाता, तो नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। बहुत बुरी स्थिति है CAD। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप समझो, चालू खाते का घाटे का मतलब है कि हम है ना, हमारे ये देश से डॉलर ज़्यादा जा रहे हैं, आ कम रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा। अगर मानो 2-4 साल ऐसी स्थिति रही तो सारा जो उद्देश्य मुद्दा भंडार खजाने में हमने पैसा भर रखा था डॉलर, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या आ जाएंगे, श्रीलंका की तरह रोड पे आ जाएंगे। श्रीलंका का मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा आपको एक दिन, मज़ेदार अलग से वीडियो बनाऊंगा श्रीलंका पे मैं, और श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्यों हुआ, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। तो भारत में क्या रहता है, चालू खाते का घाटा रहता है, लेकिन एक बार 2020-21 में जब क्या हुआ था, हमारे देश में इंपोर्ट लगभग बंद हो गया था, तब है ना हम
CAD हमारा पॉजिटिव हो गया था, मतलब उसको CAD नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था, जो 17 साल बाद हुआ था, 17 ईयर बाद। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। तो इसके बाद में है ना अब है पूंजी का था। तो अब एक चीज़ बताओ, भारत में अधिकतर पॉजिटिव रहता है। अगर मानो सपोज करो ये करंट अकाउंट में तो हमेशा डेफिसिट है, ठीक है, CAD है। अगर ये कैपिटल अकाउंट से इसकी भरपाई नहीं होती तो अब तक तो पैसा सभी का खत्म हो चुका होता ना, हमारा देश का पैसा कभी का खत्म हो चुका होता। लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पैसा आता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट की भरपाई कर देता है और कुछ पैसे बच जाते हैं, जिससे हमारे देश में क्या हो रहा है, हर साल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। कितना हो गया, लगभग $600 बिलियन के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है आज की डेट में फॉरेक्स। तो ये हम बातें बाद में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो कैपिटल अकाउंट है, इसके 3 पार्ट होते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट, डेट और NRI डिपॉजिट। हम इसको पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट, डेट और डिपॉजिट, जो 3 पार्ट है इसके। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्या, ये भूलना मत, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे BOP, करंट अकाउंट हम पढ़ चुके, खत्म कर चुके। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के में 3 चीज थे, इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डिपॉजिट और डेट। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, ये तो वस्तुओं का लेन देन हुआ, ये तो ठीक है, जो करंट अकाउंट में वस्तुओं का लेन देन था। लेकिन कई बार जरूर थोड़ी कि कुछ वस्तुओं का लेन देन के बदले वो, जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये US की कोई कंपनी है कोका कोला, ये एप्पल है। अब एप्पल वाले को जमा कि यार मैं है ना इंडिया में चेन्नई में प्लांट लगा लूँ, चेन्नई में प्लांट लगा लूँ, किसका, एप्पल का, आईफोन का, वहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो ये यहाँ पे आया, इसने लगभग जैसा कि 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है। कोई इंडियन कंपनी भी अमेरिका में निवेश कर सकती है, जैसे इंडिया की इन्फोसिस है, वो भी यहाँ पर निवेश कर सकती है, USA में, कैलिफोर्निया में सपोज करो इसने ऑफिस खोल लिया, यहाँ काम करने लगी। तो इस प्रकार से एक देश दूसरे देश में निवेश तो करता ही है, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। भारत में विदेशी कंपनियां कई सालों से, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसलिए आई थी, क्या लेने आई थी यहाँ इंडिया में, व्यापार करेंगे तो निवेश करना पड़ेगा। तो ये इसे कहते हैं निवेश एक दूसरे के यहाँ। अब देखो दोस्तों, निवेश 2 प्रकार से होता है। जैसे ये अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, ये USA की बात कर रहे हैं, USA सिटीजन है, ठीक है, ये इंडियन है, ये इंडिया है। अब अमेरिका से कोई आदमी के पास पैसा है, सपोज करो ये ए व्यक्ति के पास पैसा है पढ़ा है, सपोज करो इसके पास 1000 करोड़ रुपये कोई कंपनी के पास। अब इसका ये मन है कि मैं इंडिया में चलता हूँ, यहाँ पर फैक्ट्री खोलता हूँ, प्लांट लगाता हूँ और मैं कुछ प्रोडक्शन करूँगा। जैसे चाइना की कंपनी ने, जैसे कि जापानी कंपनी ने, हुंडई ने, सब ने ऑफिस लगा रखे ना, जैसे अपने अलवर में खोल रखी है, हीरो होंडा ने, ऐसे कई कंपनियां बाहर से आती है, अपना पैसा लगाती है, अपना प्लांट खोलती है और प्रोडक्शन करती है और माल सेल करती है और पैसा प्रॉफिट कमाती है। ये तो सभी कंपनियां कर रही है, इतनी सारी कंपनियां जितने भी विदेशी। लेकिन कोई लोग ये भी होता है कि ठीक है मेरे पास पैसा आया, ये B है, इसके पास 100 करोड़ रुपये का कैश है, तो ये सोचता है यार कि मैं तो कंपनी अपने चक्कर में नहीं पढ़ूँ, मैं तो क्या करूँ, ये मुंबई है, क्या है, मुंबई है, मुंबई में भारत में है शेयर मार्केट, है सही, शेयर मार्केट में हम सब लोग शेयर खरीदते हैं। तो मैं तो क्या करूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगा दूँ। यहाँ पर सपोज करो क्या करो, यहाँ पे जो शेयर मार्केट में सपोज करो इन्फोसिस का शेयर खरीद लेता हूँ मैं। जब ये शेयर बढ़ेगा, ये अडानी का शेयर खरीद लेता हूँ, जब ये शेयर बढ़ेगा मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं बेच दूंगा इसको और अपना लाभ बना लूँगा। ऐसी भी एक मेंटलिटी हो सकती है। तो ये जो 2 मेंटलिटी मैंने बताई ना, इसी के आधार पर जो निवेश है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप का होता है FDI और दूसरे का होता है FPI। फर्स्ट टाइप के निवेश को हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरे को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम दोबारा डिटेल पे चल रहे हैं। जो पहला टाइप है निवेश का वो है FDI, इन्वेस्टमेंट, FDI। आप एक बार इसका है ना नेचर समझ लोगे ना तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। ये लो US की कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, सब लोग कार मेकर है, जनरल मोटर है, इसने इंडिया में प्लांट लगा लिया, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है, 1000-5000 करोड़ का निवेश किया। अब ये प्रोडक्शन करेगा, माल सेल करेगा, सेल करके क्या करेगा, प्रॉफिट बनाएगा। ये प्रॉफिट इसके USA में इसके ऑफिस में जाएगा, इसके जो मालिक होगा। यही पूरी कहानी होती है। इतनी जितनी भी कंपनियां दूसरे देश में खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, प्लांट लगाते हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, भाई वहाँ प्लांट लगाओ, प्रोडक्शन करो, सेल करो और लाभ कमा के घर पे लेके आओ, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो निवेश होता है ना, उसको कहते हैं FDI। तो FDI में दोस्तों, FDI का उद्देश्य टेम्परेरी गेन करना नहीं है,
एफडीआई का उद्देश्य हमेशा होता है असेट का निर्माण करना, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाना, बड़ा बिजनेस करना, इस प्रकार से इनका उद्देश्य होता है। दूसरा, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं। कैसा? अब यो नहीं कि जनरल मोटर ने यहाँ पर ना हरियाणा में प्लांट लगा दिया तो फिर उसको 6 महीने बाद खोल के बच गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो प्लांट जो लगाया वो स्थायी प्रकृति का होता है। ये साथ में अपनी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। भाई जो यहाँ पर ये प्लांट लगाएगा तो अपनी जो इसके पास यूएस में टेक्नोलॉजी होगी उसका प्रयोग यहाँ के प्रोडक्ट्स में करेंगे। साथ में ये अपने साथ में जो मैनेजर क्वालिटी है, प्रशासन की गुण है, जिनके पास बेस्ट क्वालिटी का मैनेजर होगा, बेस्ट क्वालिटी की जो प्रशासकीय इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होगा उसको लेके आएंगे। और ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मतलब दीर्घकालिक के लिए काम करते हैं। ये अस्थायी नेचर के नहीं होते, हो ही नहीं सकते। आप लोग समझ गए इसका उद्देश्य अब तक। तो देखो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो भौतिक परिसंपत्तियों में, फिजिकल एसेट में पैसा लेके आएगा, प्लांट लगाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि स्थायी प्रकृति का होता है। और प्रबंधन में भी भागीदारी होती है, अपना मैनेजमेंट होता है, इनका खुद के आदमी होते हैं, सीईओ होगा, एमडी होगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरा होता है जिसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इनका कोई लेन देन नहीं है, इनके पास तो क्या है, जैसे अमेरिका में बैठा है, ये इंडिया का शेयर मार्केट है, मुंबई में शेयर मार्केट है। अब इंडियन शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, करता है, तो इसने यहाँ पे 100 करोड़ रुपये लगा दिया। इसको लगा 1 महीने बाद शेयर मार्केट बढ़ गया, तो इसको लगा कि 100 करोड़ का माल मेरा 102 करोड़ का हो गया, तो इसने बेचा, 2 करोड़ प्रॉफिट बना लिया। या फिर इंडिया का शेयर मार्केट डाउन हो गया, इसको लगा चाइना के शेयर मार्केट में तेजी आ रही है, तो ये तुरंत पैसा कहाँ से यहाँ से निकालेगा और यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या होते हैं? अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अस्थायी प्रकृति के होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। इनका नेचर क्या होता है? चंचल होता है, वोलेटाइल होता है। ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। जहाँ पर इनको लगता है प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया में कोई मतलब समझ करो कुछ स्थिति खराब हो गई, इंडिया में भूकंप आ गया, तुरंत ये पैसा निकाल के इंडोनेशिया में लगा देंगे, फिर वहाँ से जापान में लगा देंगे, चाइना में लगा देंगे, कहीं से भी लगा देंगे, तुरंत शेयर बेचा, पैसा बनाया, वापस निकल गया। तो ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। गर्म नहीं है भाई, नोट गर्म नहीं होता, हॉट मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि चंचल होते हैं। ये बदलते रहते हैं जगह, ये किसी के सगे नहीं है। ये क्या सगे नहीं है? ये किसी के सगे नहीं है। इनको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वहाँ ये भग जाएंगे तुरंत प्रभाव से। और ये देश को कई बार दिवालिया करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि सपोज करो एक साल इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया से पैसा बाहर निकाल लिया, कोई बात होगी, इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया से डॉलर जाएगा, तो इंडिया में अचानक से डॉलर की कमी हो जाएगी ना, तो फिर रुपये गिरेगा। ये कहानी मैं बाद में बताऊंगा, तो एक मोटा मोटी समझ लो। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, एफपीआई, जिनका एकमात्र निवेश होता है कि शेयर मार्केट में या फिर कह दो वित्तीय जो मार्केट है उसमें निवेश करो और पैसा बनाओ और भाग जाओ तुरंत प्रभाव से। इनका कोई लेन देन नहीं, न कोई ये अपने साथ टेक्नोलॉजी लाएंगे, न कोई मैनेजमेंट लाएंगे, कुछ भी नहीं लाना है इनको। तो वहाँ पर सब को न्यूयॉर्क में बैठा बैठा बटन दबाना है, इंडियन शेयर मार्केट का खरीदा शेयर उनके खाते में जमा हुआ, बस जब मन चाहो बेच दिया और भग लिया यहाँ से। और कोई लेन देन नहीं इनको, न कोई प्रोडक्शन करना, न कुछ करना, न कोई गवर्नमेंट को कुछ करना इनको। तो ये मैंने बताया था, जो एफडीआई होती है, जो परमानेंट होती है, फिजिकल एसेट में निवेश करते हैं। ये फिजिकल में नहीं करते, ये फाइनेंशियल एसेट में निवेश करते हैं। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर, जैसे कि डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड खरीद लेंगे, ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। अडानी ने बॉन्ड जारी किया, खरीद लिया, अडानी ने शेयर जारी की, वो खरीद लिया। नेचर इनका क्या होता है? अस्थायी प्रकृति होता है। मैनेजमेंट में इनको कोई लेन देन नहीं है, इन्होंने तो अपना शेयर खरीदा, मस्त है। इनको अडानी ग्रुप के संचालन में कोई लेन देन नहीं, वो कैसे चलता है उसमें अपना आदमी बैठा, कोई लेन देन नहीं है। इनको क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। गर्म होता है, ये चंचल होता है, वोलेटाइल होता है। तो विदेशों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किया गया निवेश क्या कहलाता है? एक तरह से एफपीआई कहलाता है। आई होप आप इसको अंतर को समझ गए होंगे। एक दोस्तों बीच में क्या हुआ था, एक विवाद हुआ था कि एफडीआई की परिभाषा को लेकर थोड़ा विवाद हो गया था, ठीक है। सपोज करो ये फॉरेनर है, ठीक है, सपोज करो ये अमेरिका का कोई ए आदमी है, इसने इंडिया की कंपनी है एक्स। अब इसमें सपोज करो इसने 8% शेयर खरीद लिया, तब ये 8% शेयर खरीद लिया, तो हमको क्या पता चलेगा भाई कि ये है ना एफडीआई के रूप में निवेश कर रहा है कि एफपीआई के रूप में निवेश कर रहा है। तो ये बीच में विवाद हो गया था ऐसा कि भाई कितना परसेंटेज कोई कंपनी में शेयर खरीद ले, विदेशी कोई कंपनी का शेयर खरीद ले या मालिक बन जाए तो उसको एफडीआई माना जाएगा। तो एक अरविंद मायाराम कमेटी बनाई थी, अरविंद मायाराम कमेटी बनाई थी। ये अरविंद मायाराम जी ने कहा कि कोई कंपनी में, इंडियन कंपनी एक्स में अगर 10% से कम खरीद ले, 10% से कम शेयर खरीदें तो उसको तो एफपीआई मानेंगे।
अगर 10% कम खरीद रहा है तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी को चलाने में, उसके मैनेजमेंट में भाग नहीं होना चाहता, क्या लोग तो वो जो प्रॉफिट शेयर बेच के प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा शेयर खरीद रहा है तो सपोज करो यार आदमी इतना सारा एक कंपनी में 10% से ज़्यादा मालिकाना हक खरीद रहा है तो उस कंपनी का बड़ा चलना उसके हित में है, तो उसको चलाना चाहता है, तो इसको क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। तो आज की डेट में एफडीआई की परिभाषा सिंपल ये है, कोई कंपनी में अगर व्यक्ति 10% से ज़्यादा शेयर खरीद रहा है तो वो एफडीआई कहलाएगा, 10% से कम खरीद रहा है तो वो एफपीआई कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आनी चाहिए। लिस्टेड फर्म में 10% से अधिक इक्विटी खरीदने को एफडीआई कहते हैं, और 10% से कम खरीदो तो उसको एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसके भी एफपीआई के भी दो पार्ट होते हैं, इतना रामकानी हमको जानने की जरूरत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, एक एफआईआई होता है, एक फॉरेन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूटिव इन्वेस्टर होता है, एफक्यूआई। देखो एफआईआई तो कोई जैसा कि इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई खास बात नहीं, कोई मैं बता दूं चलो आपको। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको एफआईआई कहेंगे। एक होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, क्यूएफआई। देखो यूएसए से सपोज करो कोई निवेश कर रहा है इंडिया में, ठीक है, ये तो बात थी। अगर कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूट टाइप का, जैसे कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट टाइप का ऐसा निवेश करते हैं तो उसको कहते हैं एफआईआई कहते हैं। और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई आप, मैं, कोई जैसे जुकरबर्ग ऐसे टाइप के लोग निवेश करते हैं तो उसको क्यूएफआई कहते हैं। सपोज करो फेसबुक ने इंडिया में निवेश किया तो उसको तो कहेंगे क्या, वो कंपनी है तो उसको कहेंगे एफआईआई। लेकिन फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने अपना निजी पैसे से निवेश किया इंडिया में तो उसको फिर कहेंगे क्यूएफआई। सिंपल इतना सा ही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है ज़्यादा कुछ खास में, इसलिए मैं इतना इसको पीछे हट रहा था बताने से। तो एफडीआई में आप लोगों ने देख लिया विशेषताएं। विदेशी निवेश के द्वारा भारत में किसी कंपनी की प्लांट की स्थापना करने में, किसी कंपनी का अधिग्रहण करने, उसको क्या कहते हैं, उसको एफडीआई कहते हैं। 10% से अधिक निवेश किया जाता है कंपनी में। अब जितना निवेश करेगा उतना इनको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, क्योंकि वो उस कंपनी को चलाने में इंटरेस्टेड हैं, वोटिंग राइट भी मिलेगा उनको। अब देखो दो प्रकार के एफडीआई होते हैं। एक तो होता है एफडीआई, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है ग्रीनफील्ड। देखो ये जो शब्द है ग्रीनफील्ड, बायोफील्ड, ब्राउनफील्ड, ये इकोनॉमिक्स में कई जगह आते हैं, केवल यही नहीं आ रहे एफडीआई में, और कई जगह आ रहे हैं। आज के बाद आप है ना कभी भी दो शब्दों को सुनो तो हमेशा याद रखो, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में एक अंतर होता है, बिल्कुल फ्रेश। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश, नया, और ब्राउनफील्ड का मतलब पहले से ही था, उसमें कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको सिंपल बता दूं। सपोज करो ये खाली प्लॉट है, अब किसी ने इसमें मकान बना दिया, ठीक है, मकान बनाया 2 मंजिला, ये बना दिया। तो इस प्रकार से जब बिल्कुल खाली जगह होती है उसमें तो कुछ नया निवेश होता है, कुछ नई चीज़ बनती है, तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड। लेकिन पहले से समझ करो ये 2 मंजिला मकान था, अब इसको किसी ने डेवलप करके 3 मंजिला कर दिया, तो इस प्रकार के निवेश को कहते हैं ब्राउनफील्ड। जैसे जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट है, उसमें एक नया टर्मिनल बना दिया, तो इस प्रकार के निवेश को कहेंगे ब्राउनफील्ड। मतलब पहले से बना हुआ था, उसमें नया कुछ जोड़ दिया तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन बिल्कुल साफ कोई वो नीता कोटा में नया बिल्कुल फ्रेश एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसा निवेश को कहते हैं ग्रीनफील्ड का निवेश कहते हैं। तो एफडीआई में भी वही है, एफडीआई भी दोनों से ग्रीनफील्ड। जब विदेश से कोई कंपनी आए और बिल्कुल फ्रेश नया प्लांट लगाए, बिल्कुल फ्रेश न्यू प्लांट लगाए, कुछ खाली जगह थी, बिल्कुल कोई प्लांट नहीं था, एप्पल ने आया हरियाणा में जमीन खरीदी और वहाँ पर नया प्लांट डाल रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर पहले से ही कोई कंपनी थी, प्लांट था, जैसे मारुति सुजुकी का प्लांट था पहले से, अब इसको कोई दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, जनरल मोटर ने, तो एक तरह से निवेश करेगा, तो इस प्रकार के निवेश को क्या कहेंगे, ब्राउनफील्ड कहेंगे। पहले से कोई प्लांट था, उसको खरीद लिया और उसमें कोई थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो इस प्रकार के निवेश को कहा जाता है ब्राउनफील्ड। आज के बाद इन दो वर्ड में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो, बिल्कुल नई चीज़ बनाए तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड। लेकिन पहले से कोई चीज़ बनी हुई थी उसमें कुछ अपडेट करो तो उसको कहते हैं ब्राउनफील्ड कहते हैं। यहाँ तक आपको दुख नहीं होना चाहिए। ग्रीनफील्ड निवेश, किसी नई कंपनी में निवेश करो, बिल्कुल नई बनाओ, नई प्लांट लगाओ। लेकिन जो पहले से पुरानी कंपनी थी उसको खरीद लिया
और नया प्रोजेक्ट लगा दिया तो उसको कहेंगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक होता है दोस्तों एफडीआई परमिशन। अब देखो बाहर से फॉरेन से, ये यूएसए से कोई आदमी इंडिया में निवेश कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, इंडिया में निवेश कर रहा है, यहाँ नया प्लांट लगाएगा, अपने फैक्ट्री खोलेगा, तो कई बार क्या होता है इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित कर सकता है। जैसे कोई चाइना से कोई ऐसा आदमी आ गया, ऐसा कोई फैक्ट्री लगा रहा है, ऐसा कोई प्लांट लगा रहा है, ऐसा कोई प्रोडक्शन लग रहा है जिससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एफडीआई को परमिशन के दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है दोस्तों ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट, मान लो सपोज कोई किसी ने प्लांट लगाना है, तो इस ऑटोमेटिक रूट की तरह अगर कोई सेक्टर है, जैसे कि सपोज करो कोई रोड में, रोड निर्माण में, तो इस प्रकार के रोड में किसी भी गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। गवर्नमेंट की जो परमिशन हो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है ऑटोमेटिक रूट में। केवल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो, आप आरबीआई को एक लेटर भेज दो कि भाई हम आए थे, इतना पैसा लगा के हम यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, बस। और किसी प्रकार की परमिशन नहीं, ना कोई फाइल चलेगी, कुछ भी नहीं। इसको दोस्तों मुंबई रूट भी कहते हैं, मुंबई रूट भी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। एक होती है जो ऑटोमेटिक नहीं, अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट, इसको दिल्ली रूट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो सपोज करो कोई भी यहाँ पर 5,000 करोड़ का या 2,000 करोड़ का निवेश करना चाहता है, तो फिर सबसे पहले वो फाइल लगाएगा गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट के पास में फाइल लगाएगा, भाई ये हमको, ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप हमको परमिशन दो। अब गवर्नमेंट के ऊपर है परमिशन दे ना दे, इसलिए ये इस रूट को कहते हैं अप्रूवल रूट कहते हैं। इसमें भी दोस्तों अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो ना, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो, तो भारत सरकार की एक कमेटी बैठाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसके पास जाएगी। और 5,000 करोड़ से कम मामला होगा तो जिस डिपार्टमेंट का मामला है, जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो संबंधित डिपार्टमेंट उसकी परमिशन देगा। भाई दो बातें सीखो, एफडीआई भारत में आई तो कुछ मामलों में तो परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ऐसा जो नॉर्मल सेक्टर है, कोई संवेदनशील मामला नहीं है, तो आप बिना उसके गवर्नमेंट के परमिशन के आओ, पैसे लेके और अपना प्लांट लगा के अपना काम शुरू कर दो। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, या इसको मुंबई रूट भी कहते हैं। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो क्षेत्रीय ऑफिस होता है उसको इन्फॉर्मेशन दे दो। दूसरा रूट में होता है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जब परमिशन देगी तभी आप पैसा लेकर निवेश कर सकते हो। अब इसमें भी है कि अगर 5,000 करोड़ से कम का निवेश है, तो जिस सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, समझ करो रोड में, तो रोड जो रोड मिनिस्ट्री, सपोज करो आप है ना टेलीकॉम में ला रहे हो, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री, तो संबंधित मंत्रालय उसको परमिशन देगा। लेकिन अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, तब फिर भारत सरकार जो कैबिनेट कमेटी होती है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके पास फाइल जाएगी, वो परमिशन देगी। तो देखो दो तरह के रूट हो गया, एक तो ऑटोमेटिक रूट, इसको मुंबई रूट कहते हैं। इसमें एफडीआई जो निवेशक के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, बस आप पैसा लेके आओ और काम करो। केवल आरबीआई को सूचना देनी होगी, भाई एक लेटर लिख दो, भाई हम इतना पैसा यहाँ पर निवेश किया। वर्तमान में अधिकांश किससे है, वर्तमान में 95% से भी ऊपर जो सेक्टर है ना, अधिकांश इसी में डाल दिए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपको पता है, गवर्नमेंट भारत में जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, बिजनेस को आसान कर रही है। अब आप फाइल लगाओगे, मंत्रालय में घूमते रहेंगे, बाबू भाव खाएंगे, जानते हो कैसे काम होता है सरकारी विभागों में, तो फाइल की जरूरत नहीं है परमिशन की, क्यों, आप तो चुपचाप आओ, पैसा लगाओ, मस्त रहो। लेकिन दूसरा रूट है जिसको दिल्ली रूट कहते हैं, गवर्नमेंट रूट कहते हैं, इसमें सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और इसमें 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए किसकी अनुमति चाहिए, सीसीए की चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और 5,000 से कम के लिए पहले तो एक बोर्ड था FIPB, वो अब खत्म कर दिया, कोई मतलब नहीं उसका। अब तो संबंधित जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो परमिशन देगा 2017 के बाद से। तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा पार्ट था कैपिटल अकाउंट का। देखो भूलो मत, तो हम पढ़े थे कैपिटल अकाउंट, इसका पहला चैप्टर या पहला इसका सब पार्ट इन्वेस्टमेंट हम पढ़ चुके थे। अब मुझे एकदम बता दो, चलो एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा कम आएगा, मुझे इतना बता दो कि भाई इन्वेस्टमेंट में हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा कम नेगेटिव रहेगा। तो अब इस सोचने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर पॉजिटिव रहेगा। भाई इंडिया की कितनी कंपनियां फॉरेन में निवेश करती है, अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की कितनी कंपनियां इंडिया में निवेश कर रही है, आईफोन है, कोका कोला है, पेप्सी है, शायद दुनिया भर की है, डोमिनोज है या पिज्जा हट है, इतने सारे दुनिया भर के, मैकडोनाल्ड है, सब कुछ तो यहाँ निवेश कर रखा है। क्योंकि उन अमीर देशों में पैसा ज़्यादा होता है, तो वो अमीर देशों के लोग जो गरीब देश हैं या विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें निवेश करते हैं हमेशा से। अमेरिका का आदमी इंडिया में निवेश करेगा, फ्रांस का इंडिया में करेगा, ब्रिटेन का इंडिया में करेगा, हम वहाँ नहीं करेंगे। हम करते हैं बहुत लिमिटेड में करते हैं, कभी कोई टाटा में कर लिया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा हमारा इनकम का सोर्स है, पॉजिटिव
बहुत ज़्यादा पैसा आता है यहाँ पे डॉलर में। ठीक है यहाँ तक। अब इसका दूसरा सेकंड पार्ट हम चल रहे थे क्या पर, डेट पे। अब पैसे आने का ये तरीका नहीं था। पैसा एक तो यूएसए से कैसे आए कि यहाँ की कंपनी ने क्या किया, इंडिया में निवेश कर दिया, पैसे लेके आए, प्लांट लगा लिया। लेकिन एक वो ये भी तो सकता है ना कि इंडिया में कोई कंपनी, सपोज करो अडानी, ये अडानी ने क्या किया, यहाँ अमेरिका से उधार ले लिया, पैसा बोरो कर लिया हो, अमेरिकन कंपनी से पैसा उधार ले लिया हो, या अमेरिकन शेयर मार्केट में चल गया हो, वहाँ पर क्या किया हो, अपना शेयर जारी कर दिया गया हो, या बॉन्ड जारी कर दिया गया हो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार विदेश से पैसा उधार ले लेती है। कई बार ले लेती है कैसे, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से कई बार गवर्नमेंट उधार लेती है, वर्ल्ड बैंक से तो हमेशा लेती है, तो गवर्नमेंट भी पैसा उधार ले लेती है। तो ये उधार लेगी तो अब भी डॉलर हमारे पास आएगा जाएगा। तो जो कैपिटल अकाउंट का दूसरा पार्ट है वो है डेट, उधार लेना। अब उधार देखो गवर्नमेंट भी ले सकती है, उधार प्राइवेट आदमी भी ले सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी लेती है तो उसको कहते हैं दोस्तों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। प्राइवेट कंपनी विदेशों से पैसा उधार लेती है अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो उसको कहते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये शब्द याद रखना, ईसीबी पूछा जा सकता है क्या मतलब है इसका। गवर्नमेंट भी ले सकती है, बहुपक्षी भी ले सकती है, द्विपक्षीय भी ले सकती है। द्विपक्षीय मतलब दूसरे देश से, जैसे कि इंडिया ने अमेरिका से पैसा उधार ले लिया, हालांकि लेते नहीं आज की डेट में। इंडिया बायलेटरल बोरोइंग बहुत कम नहीं लेती, लगभग बंद कर दिया। मल्टीलेटरल लेती है। जो मल्टीलेटरल संस्था है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऐसी संस्थाओं से, जैसे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी संस्थाओं से इंडिया लोन लेती है। अब इंडिया में एक है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो फॉरेन से सीधा लोन नहीं ले सकती। स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के फॉरेन से लोन नहीं ले सकती। ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। विदेश से सीधे लोन नहीं ले सकती, भारत सरकार की मध्यस्थता और गारंटी से लेती है। अभी करने के समय का इसका डाटा है, इसका डाटा लेना पड़ता है कि भाई भारत में कितना उधार है। तो पहले बात, तो सबसे पहले तो टर्म, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, फिर सेक्टर वाइज। ये मैं इकोनॉमिक्स सर्वे आपको एक दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें ये सब डाटा आपको भरपाई कराऊंगा। आज की डेट में आप समझ लो करेंसी वाइज। भाई विदेश से, जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज करो भारत में $100 बिलियन लिया, तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कहते हैं 1 साल से कम के लिए। कोई कंपनी 6 महीने के लिए ले सकती, कोई 1 साल के लिए ले सकती, कोई 10 साल के लिए ले सकती है, या लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लोन उधार होना ठीक माना जाता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। क्यों, आपके पास ये, अगर आपके पास 1 लाख रुपए उधार है आप पर, और आपको 2 महीने बाद चुकाने तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 6 महीने 5 साल बाद चुकाने तो आप धीरे धीरे पैसे कमा के चुका सकते हो। इसलिए कोई भी लोन, किसी भी देश पर लोन लॉन्ग टर्म होना अच्छी बात मानी जाती है, शॉर्ट टर्म खराब मानी जाती है। और इंडिया में ये अच्छी बात है कि जो इंडिया में जितना भी डेट है ना फॉरेन विदेशी कर्ज, उसमें लॉन्ग टर्म ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। दूसरा बता रहे हमने सेक्टर वाइज, गवर्नमेंट ज़्यादा लोन लेती है, प्राइवेट ज़्यादा लोन लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लोन लेता है गवर्नमेंट की तुलना में। गवर्नमेंट, भारत की सरकार विदेशों से लोन लेने से बचती है। इंडियन गवर्नमेंट के पास तो इंडिया में इतना पैसा है उधार लेने के लिए कि उसको जरूरत ही नहीं है विदेशों से लोन लेना। फिर करेंसी वाइज भी, करेंसी वाइज जैसे सपोज करो ये इंडियन इन्फोसिस ने लोन लिया यूएसए से। अब ये कौन सी करेंसी में ले सकती है, हो सकती है अमेरिका से ले तो डॉलर से ले, ठीक है। लेकिन यही अगर जापान से लेती तो हो सकता है जापान की कोई मुद्रा होगी वहाँ से ले, चाइना से ले। तो ऐसा कौन सी करेंसी में कितना रुपया उधार है, या कई बार फॉरेन से रुपये में उधार ले लेते हैं, रुपये में ले लेते हैं। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा करेंसी जो डेट है विदेशी कर्ज, उसमें सबसे ज़्यादा उधार है और है डॉलर में। उसके बाद सेकंड में रुपये में है, रुपये में उधार ले रखा है। तो ये भी डेटा हमको याद रखना पड़ता है। करेंसी वाइज भी सबसे ज़्यादा डॉलर में, फिर रुपये में। हालांकि ऐसी कोई इतनी खास बात नहीं है, ये हम जब इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे भारत का विदेशी ऋण कितना है, सब ये लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, कंपोनेंट वाइज में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बोरोइंग का है, फिर एनआईआई डिपॉजिट का, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, सब हम डिटेल में बताएंगे। करेंसी वाइज आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूएस में डॉलर में डिनोमिनेटर है, फिर इंडियन रुपये में है। अब इसका जो थर्ड पार्ट था वो था बैंकिंग। थर्ड पार्ट क्या था, बैंकिंग। देखो ये इंडिया है, सपोज कोई यूएस में कोई एनआरआई रहता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये कई बार क्या होता है इंडिया में खाता खुला लेता है। इंडिया का जैसे मान लो स्टेट बैंक है, इसकी मुंबई ब्रांच है, इसमें खाता खुला के इसने अपना पैसा जमा कर दिया। कुछ पैसा जैसे डॉलर था इसके पास, मान लो $1 बिलियन था, इसने इसको ये जमा कर दिया। तो इस प्रकार से फॉरेनर इंडियन बैंक में पैसा फॉरेन करेंसी में जमा करता है, उसको कहते हैं एनआरआई डिपॉजिट। क्या कहते हैं, एनआरआई डिपॉजिट। अगर सपोज करो एनआरआई डिपॉजिट बढ़ेगा इंडिया में तो इसका मतलब डॉलर आ रहा है, एनआरआई डिपॉजिट घटेगा इसका मतलब डॉलर जा रहा है। तो यहाँ तक हमारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एनआरआई डिपॉजिट एफसीआर से ये ठीक है, इसको कह देंगे एनआरआई डिपॉजिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेमिटेंस का मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, विश्व में इंडिया पहले पे है, और सर्वाधिक किस राज्य से आते हैं, सबसे ज़्यादा है ना केरला से पैसा आते हैं।
कहाँ से आते हैं इंडिया में? सब ज़्यादा केरला में आते हैं। केरला के लोग विदेशों में, खाड़ी देशों में बहुत काम करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं। अब हम लास्ट जो मुद्दा करेंगे वो बीओपी संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस, ठीक है। इसको मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बताऊंगा, हालांकि ये पूरी दुनिया के कंटेक्स्ट पे लागू होता है। सपोज करो ये क्या था, यूएसए था, पूरी दुनिया थी, ये इंडिया था, सॉरी। बीओपी के 3 कंपोनेंट थे इंडिया में। करंट अकाउंट, आप लोगों को पता था करंट अकाउंट से हमेशा में इंडिया में घाटा रहता है, इसको क्या कहते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। मतलब यहाँ से पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहा है यहाँ से। अब डॉलर जा रहा है, बताओ तो कब तक चलेगा? ये खत्म हो जाएगा तो कहीं कैसे भरपाई करना पड़ेगा। तो हमारे बीओपी में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, बोरोविंग है, एनआरआई डिपॉजिट है, यहाँ पे हमारा पैसा आता है, ठीक है। ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में है, तो ओवरऑल दोनों मिला के हमारा क्या रहता है इंडिया में? पॉजिटिव रहता है दोस्तों। मतलब हर साल पैसा डॉलर यहाँ पे आ रहा है, और ये आ रहा है तो कहाँ जाता है? ये फॉरेक्स में, विदेशी मुद्रा भंडार है, खजाना है, जहाँ पर जितने भी डॉलर फॉरेंस आते हैं वो भर के रखते हैं, तो इसको कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये इंक्रीज कर रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, हर साल हो रहा है, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा करते करते लगभग हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है $600 बिलियन हो गया। ये तो पहली कंडीशन थी, केस 1, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया स्थिति है, गुड, मजा आ रहा है। हर साल क्या हो रहा है? हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव है, करंट अकाउंट नेगेटिव हो पड़े हो, पर कैपिटल अकाउंट से भरपाई होगी। हमारे पास हर साल डॉलर सरप्लस में है, जिससे हमारा क्या होता है? जो तिजोरी है वो तिजोरी भर रही है, और बढ़ते बढ़ते $600 बिलियन होगी। लेकिन सपोज करो उल्टा हो रहा, केस 2, सपोज करो कोई देश करंट अकाउंट में भी डेफिसिट में है, ठीक है, डेफिसिट में है, मतलब यहां से डॉलर जा रहे हैं। अब इंडिया में तो क्या होता है? इसको कैपिटल अकाउंट भर देता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में भी सपोज करो कम पैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या इतने कम आ रहे हैं कि ये इससे क्या हो रहा है? थोड़ा पॉजिटिव भी है, तो इतना है कि जो ये नेगेटिव है इसको बढ़ नहीं पा रहे। मान सपोज करो नेगेटिव $100 बिलियन है, यहाँ पर केवल $85 बिलियन आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो ये $50 बिलियन कम पड़ रहे हैं, $50 बिलियन कम पड़ रहे हैं। तो फिर ये कहाँ से जाएंगे? ये फॉरेक्स से जाएंगे। ये तिजोरी भरी थी, इस तिजोरी से ये पैसा बाहर निकलेगा। अब ऐसे 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, निकलते निकलते तिजोरी में कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। तो एक दिन ये फॉरेक्स खाली हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ये तिजोरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब मान लो सपोज करो पैसा खाली हो गया, हमारे पास फॉरेक्स बिल्कुल खाली हो गया, तो अब आप कैसे इंपोर्ट करोगे? अब आपके पास बिल्कुल डॉलर नहीं है, लेकिन आपको सपोज करो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है इंडिया, ये मंगाना है। कई बार मेडिसिन होती है, कुछ भाई चलो जो फालतू इंपोर्ट है, कारें बंद कर दी, लेकिन जो इमरजेंसी इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल, मेडिसिन, कोई फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना है, ये कहाँ से मंगाओगे आप? क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। इसी स्थिति को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया उस देश में, वहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया, अब बीओपी क्राइसिस होगी। ऐसा इंडिया में हो चुका एक बार। अब देखो जो ये तिजोरी है ना, तिजोरी का क्या परिभाषा है कि भाई कितनी होनी चाहिए? तो ये तिजोरी में ऐसा मानते हैं कि भाई लगभग आप 3 माह का इंपोर्ट कर लो, 3 माह का इंपोर्ट कर लो, उतना ही तिजोरी में माल होना चाहिए। आप कुछ भी एक्सपोर्ट मत करो, आपके पास $1 भी नहीं आया, लेकिन आप फिर भी क्या करो, 3 महीने तक का, लगभग 3 महीना या उससे ज़्यादा का आप इंपोर्ट कर सको, उतना माल होना चाहिए। लेकिन इंडिया का भी क्या हुआ था 1991 में, इंडिया में तिजोरी का माल समाप्त हो गया, केवल 2 वीक का माल बच गया। भाई 2 वीक तक का हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा फॉरेक्स खत्म हो गया था 1991 में। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में दुनिया में एक संगठन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है, ये कहेगी कि भाई आपके पास डॉलर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे, भुगतान का संकट हो गया तो हम आपको लोन देंगे, हमसे लोन ले लो, और साथ में क्या करो, पर लोन तो हम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं देंगे, कुछ कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या दो? अगर हमने लोन दे दिया, आप तो फिर है ना महीने 2 महीने में उड़ा के फिर आ जाओगे लोन मांगने, तो नहीं। कंडीशन है कि अपने यहाँ पे क्या करो, अपने यहाँ को देश को मजबूत करो। कैसा? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, तो लिबरलाइजेशन करो। एलपीजी रिफॉर्म का नाम सुना होगा ना आपने, वो यहीं से जन्मा था। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण करो, अपने यहाँ पर देश में ना व्यापार को बढ़ावा दो, ताकि आप है ना एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सको। सरकारी कंपनियों से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता भाई। आप क्या करो, अपने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दो, ताकि वो ना आपके डॉलर कमा के लाके दे। एक क्या करो, विदेशों से जो आपने लेन देन बंद कर रखा है उसको बढ़ाओ, ग्लोबलाइजेशन करो। फॉरेन में क्या करो, एक्सपोर्ट करो।
फॉरेन से लोगों को आने दो, कंपनी फॉरेन विदेशी कंपनी इंडिया में आगे निवेश करना चाहती करने दो, ताकि आपके कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसी को कहते हैं एलपीजी। तो ये एलपीजी रिफॉर्म करो। तो आपको पता ही होगा 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये रिफॉर्म इंडिया में लागू किए थे, एलपीजी रिफॉर्म। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है, तो सबको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये 1991 में किए थे इन्होंने। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कंडीशन दी थी कि हमको आपको लोन तभी मिलेगा जब क्या करोगे, जब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अपनी अपनी सोच है, पर हमने तो जान लेगा आप डिटेल में। तो दोस्तों हमारा यह मुद्दा समाप्त होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो टॉपिक था हमारा समाप्त हो गया आज। कल हम फॉरेन जो एग्रीमेंट होते हैं, जैसे एफटीए होता है, सीका होता है, सीपा होता है, इन सब में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।